हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर फिजिक्स के कठिन से कठिन टॉपिक को बहुत ही सरलतम रूप से आपके सामने प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया जाता है। ऐसे ऐसे टॉपिक जो आमतौर पर बच्चों को थोड़ा कठिन लगते हैं, बेहतर समझ में नहीं आते हैं, उनको भी बहुत ही सरलतम रूप से और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आसानी से समझाने का पूरा प्रयास किया जाता है। इस लेक्चर में हम चैप्टर लेने जा रहे हैं स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। और जानते हो, ये हमारा वीडियो 3 लेक्चर में खत्म होगा विद न्यूमेरिकल। आप अंत तक बने रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर कंपटीशन में, हर एग्जाम में। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा शुरू करने से पहले आपको समझाएं, देखो स्पेक्ट्रम होता क्या चीज़ है। प्रकाश का या किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग का उसके तरंगदैर्घ्य के क्रम में क्रमित व्यूह स्पेक्ट्रम कहलाता है। आप पूछोगे क्रमित व्यू का मतलब क्या हुआ? देखो, व्यू मतलब क्या होता है? संरचना। क्रमित मतलब किसी निश्चित क्रम में। तो कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब आप पूछोगे विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? ऐसी तरंग जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। प्रकाश भी एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि प्रकाश के चलने के लिए भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से प्रकाश धरती तक आता है, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक वायुमंडल है, उसके बाद सूर्य तक पूरा क्या वैक्यूम निर्वात है, और फिर भी निर्वात में से चलकर प्रकाश किरणें धरती पे आती हैं। प्रकाश एक प्रकार की क्या विद्युत चुंबकीय तरंगें, अन्य कई प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो स्पेक्ट्रम हम किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग का प्राप्त कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि केवल प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करें। अवरक्त किरणें जिसको आप बोलते हो इंफ्रारेड रेज, पराबैंगनी किरणें जिसको आप कहते हो अल्ट्रावायलेट रेज, जितनी भी किरणें हैं हम सभी का स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग को उसके तरंगदैर्घ्य के क्रम में अगर उसको हम व्यवस्थित कर दें तो जो संरचना हमको प्राप्त होगी, तरंगदैर्घ्य के क्रम में क्रमित व्यू हमको प्राप्त होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। आप जानते हो इंद्रधनुष निकलता है बरसात के मौसम में, अक्सर आप देखते होंगे, वो भी क्या है? स्पेक्ट्रम है प्रकाश का। या अभी भी कोई प्रॉब्लम आपको, तो आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाए। मान लो कोई बड़ा सा स्कूल है, ढेर सारे बच्चे हैं। आप जानते हो असेंबली के टाइम, प्रेयर के टाइम सारे बच्चे स्कूल के इकट्ठा होते हैं, लाइन बना के खड़े होते हैं। अगर बच्चों से कहा जाए कि अपनी हाइट के हिसाब से खड़े हो, मतलब सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे, उससे बड़ा बच्चा उसके पीछे, उससे बड़ा बच्चा उसके पीछे, क्लास का सबसे जो लंबू बच्चा है वो सबसे पीछे हो जाए, तो इस प्रकार से क्या कहा जाएगा? वो भी बच्चों का एक स्पेक्ट्रम हो गया। किस आधार? उसका आधार क्या है आपका? ऊंचाई। ऊंचाई के आधार पे अगर एक तरफ से इधर आप देखोगे, दूसरी तरफ वहां पे, तो आप जानते हो सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे, उससे बड़ा वाला उसके पीछे, उससे बड़ा वाला उसके पीछे, उससे बड़ा वाला उसके पीछे, इस प्रकार से। तो वो भी क्या कहलाएगा? बच्चों का उनके हाइट के क्रम में क्या स्पेक्ट्रम कहलाएगा। उसी प्रकार से मान लो कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है, ढेर सारी तरंगदैर्घ्य है, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य एक तरफ, उससे बड़ी तरंगदैर्घ्य उसके बगल, उससे बड़ी तरंगदैर्घ्य उसके बगल, उससे बड़ी तरंगदैर्घ्य उसके बगल, और इस प्रकार सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य सबसे लास्ट में, तो जो संरचना प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगा? उस विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम कहलाएगा। आप यही पढ़ने जा रहे हो, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। शुरू करने से पहले आपको समझाएं, देखो सबसे पहला हेडिंग क्या है? आप देखना, परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर। अब आप पूछोगे विविक्त का मतलब क्या होता है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल ऑफ एटम। आपको समझाए विविध का तात्पर्य क्या है? जानते हो, विविध का तात्पर्य होता है अलग अलग किंतु नियत। जैसे ढेर सारे बच्चे क्लास में हैं, अगर हम पूछें कि सबका क्लास 10th में जो मार्क्स आया क्या बराबर है? नहीं, हर बच्चों का क्लास 10th में मार्क क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन जिस बच्चे का क्लास 10th में जो भी मार्क होगा, जो में नंबर आए होंगे, वो क्या होगा? नियत होगा। तो उसी प्रकार से आप देख रहे हो सभी बच्चों के नंबर क्या अलग अलग है, लेकिन जिस बच्चे का जो नंबर है वो क्या नियत है, तो क्या बोलेंगे? विविक्त। उसी प्रकार से विविध का तात्पर्य क्या होता है? अलग अलग किंतु नियत। ठीक, तो परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर, हर परमाणु का ऊर्जा स्तर होता है, अलग अलग होता है किंतु नियत होता है। देखो, कृष्णिका विकिरण का स्पेक्ट्रमी वितरण। कृष्णिका ऐसी वस्तु जो लगभग सभी संभव तरंगदैर्घ्यों के विकिरणों का उत्सर्जन करे, और अगर अवसर मिले तो सभी तरंगदैर्घ्यों के विकिरणों का अवशोषण भी कर ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कृष्णिका। तो मान लो कोई कृष्णिका है, तप्त अवस्था में है, सभी संभव तरंगदैर्घ्यों के विकिरणों का उत्सर्जन कर रही है। ठीक, तो अगर उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करना हो, उसी को हम बोलते हैं कृष्णिका विकिरण का स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन। और या फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव। हमारे इसी चैनल पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम पे पूरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है, उस लेक्चर पे पूरा चैप्टर हमने खत्म किया है। तो कृष्णिका विकिरण का स्पेक्ट्रमी वितरण या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहो, इसकी व्याख्या वैज्ञानिक प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की जाती है। देखो, वैज्ञानिक मैक्स प्लांक थे, उन्होंने एक जानकारी दी थी कि कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है वो सदैव ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है।
उन्होंने अपने टाइम पे उसका नाम क्या क्वांटा नाम रखा था, QUANTA क्वांटा। बाद में उसी का नाम बदल के फोटान रख दिया गया। और प्रत्येक फोटान से संबद्ध ऊर्जा कितनी होती है, hν, जहाँ पे h क्या है, प्लांक नियतांक है, और न्यू क्या प्रकाश की आवृत्ति है या विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि मान लो कोई तप्त पदार्थ है या कोई कैसा भी पदार्थ है ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है तो फोटानों के रूप में करेगा। तो अगर फोटानों के रूप में करेगा तो उत्सर्जित ऊर्जा या तो hν होगी या 2hν होगी या 3hν होगी या 4hν होगी, डैश डैश, इसके बीच में नहीं हो सकती। या मान लो कोई पृष्ठ है, कोई तल है जिस पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, कोई विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित हो रहा है, ऊर्जा के रूप में उसके द्वारा अवशोषित या उस पर आपतित ऊर्जा की मात्रा या तो hν होगी या 2hν होगी या 3hν होगी या 4hν होगी या डैश 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 एंड सो ऑन, इनके बीच में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हो फोटान को खंडित नहीं किया जा सकता। अगर हम आपसे कहें कि कोई पदार्थ है उससे 1.5 hν ऊर्जा निकली, असंभव है। 2.5 hν ऊर्जा निकली, असंभव है। कोई तल है, अगर आपसे कहें कि उसके ऊपर 3.5 hν प्रकाश आपतित हुआ, असंभव है। क्यों? क्योंकि फोटान को खंडित नहीं कर सकते हो। आप जानते हो उत्सर्जित या आपतित प्रकाश की मात्रा सदैव hν का पूर्ण गुणज होगी। और आप ये भी जानते हो कि उत्सर्जन भी अगर होगा तो पदार्थ के परमाणुओं के द्वारा होगा, अवशोषण भी होगा पदार्थ के परमाणुओं के द्वारा होगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि परमाणु सुनिश्चित ऊर्जा की मात्रा को ही उत्सर्जित करेंगे। या इससे निष्कर्ष क्या निकला कि कोई भी परमाणु है सुनिश्चित ऊर्जा की मात्रा को ही अवशोषित करेंगे। मतलब हर परमाणु का एक सुनिश्चित ऊर्जा स्तर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु का विविक्त ऊर्जा स्तर, मतलब अलग अलग किंतु नियत। और उसको समझाने के लिए दो वैज्ञानिक फ्रांक और वैज्ञानिक हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक उन्हीं के नाम पर रखा गया, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक फ्रांक और वैज्ञानिक हर्ट्ज ने एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। उस प्रयोग को आप ढंग से समझना, हम भी विधिवत उसको समझाएंगे। देखो, अगर आप इसको समझ गए तो हमारा जो लेक्चर 2 होगा, हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आपको पढ़ाएंगे। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, वो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। उसको बेहतर समझने के लिए जो हम समझाने जा रहे हैं वैज्ञानिक फ्रांक और वैज्ञानिक हर्ट्ज का प्रयोग, इसको आप बेहतर आप समझना। इन्होंने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट, हिंदी में कहो पारदर्शी, एक चैम्बर ले लिया और चैम्बर में क्या किया, अंदर की वायु को बाहर निकाल के और उसके अंदर पारे की वाष्प को भर दिया, Hg वेपर आप कह सकते हो, ठीक। और एक तरफ से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया और दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला उसकी ऊर्जा को ज्ञात किया। देखो, जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया उसकी ऊर्जा को पहले ज्ञात कर लिया और जो इलेक्ट्रॉन चैम्बर से बाहर निकला उसकी ऊर्जा को ज्ञात कर लिया। दोनों की ऊर्जाओं में जो डिफरेंस मिला उस डिफरेंस को नोट करते गए। आप देखना, इनका पूरा प्रयोग कम से कम 7 या 8 आपका केस में हम पढ़ाएंगे। सारे केस आप जरूर देखना, क्योंकि सारे केस देखने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और नेक्स्ट लेक्चर में जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप पढ़ोगे सब कुछ आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो केस फर्स्ट। पहले तो आप डायग्राम ध्यान से देखना। ये हमने जो चैम्बर है, हिंदी में इसको प्रकोष्ठ कहते हैं, ये लिया। इसके अंदर Hg वेपर भरा हुआ है, पारे की वाष्प भरा हुआ है और इधर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है शुरू में उसकी ऊर्जा को 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रखा। अब आप पूछोगे ये कैसे जान पाए कि 4.86 से कम रखना है? ये नहीं जान पाए, ये तो खाली इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बढ़ाते गए। 4.86 पे कोई दूसरी घटना मिली, 4.86 के पहले कोई दूसरी घटना मिली, तो हम तो जितनी जो घटनाएं मिली हम उसको अलग अलग केस में आपका बांट के उसको पढ़ा रहे हैं ना। तो पहले केस में आप देखना, जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया उसकी ऊर्जा जब तक 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम थी तब तक जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, आप देखो E2, देखो प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को क्या E1 और बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को E2, ठीक। तो जब तक प्रवेशित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम थी तब तक बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 बराबर क्या मिला, E1 मिला। मतलब जितनी ऊर्जा के साथ अंदर प्रवेश किया था उतनी ऊर्जा के साथ बाहर निकल गया। और जब पूरे बर्तन के अंदर ग्रीन कलर से आप जो देख रहे हो, हमने Hg वेपर भरा हुआ है, उसके तमामों मॉलिक्यूल से तमामों उसके अणु परमाणु होंगे, तो निश्चित रूप से टक्कर जरूर हुई होगी। लेकिन टक्कर होने के बावजूद भी आपका पूरी ऊर्जा के साथ निकला, इसका मतलब कि पारे की वाष्प के परमाणु ने उसकी ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया। डेल्टा E बराबर क्या हो गया, 0। और उसी को हमने रिजल्ट के रूप में नीचे लिखा, पारे की वाष्प के परमाणु ने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया। कब नहीं किया? जब प्रवेशित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम थी। अब इन्होंने क्या किया, ऊर्जा को और बढ़ाया, और बढ़ा के कितना किया, 4.86 किया। उसको हम केस नंबर सेकंड में आपको समझाने जा रहे हैं। केस नंबर सेकंड आप देखना, ये प्रवेशित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को इन्होंने बढ़ाया। E1 बराबर कितना, 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और ऐसी दशा में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसकी ऊर्जा आइदर E1 और 0। आप पूछोगे आइदर E1 और 0 क्यों? आपको बताएं, प्रवेश करते समय कोई एक इलेक्ट्रॉन नहीं भेजा, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भेजे और सबकी ऊर्जा कितनी रखी? 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखा। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले कुछ की ऊर्जा कितनी? 0 थी और कुछ की ऊर्जा कितनी थी? E1 थी। तो जिसकी ऊर्जा E1 थी, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी ऊर्जा तनिक भी एब्जॉर्ब नहीं की गई। किसके द्वारा? पारे की वाष्प के परमाणु के द्वारा। और जिसकी ऊर्जा 0 मिली, इसका मतलब कि उसकी पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। किसके द्वारा? पारे की वाष्प के परमाणु के द्वारा। अब देखो डेल्टा E बराबर आइदर 0। क्यों 0? क्योंकि आप जानते हो E2 बराबर क्या मिला? कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन मिले जिनकी ऊर्जा कितनी थी? E1 थी। मतलब जितनी ऊर्जा लेके प्रवेश किए थे पूरी की पूरी ऊर्जा के साथ वो बाहर निकल आए। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी तनिक भी ऊर्जा अवशोषित नहीं हुई। और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे मिले जिनकी ऊर्जा कितनी? 0 मिली, मतलब उनकी पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई। तो निष्कर्ष क्या निकला कि पारे के वाष्प का परमाणु या तो कोई ऊर्जा अवशोषित नहीं करेगा और या फिर 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करेगा। आप देखो नीचे, पारे की वाष्प के परमाणु ने या तो कोई ऊर्जा अवशोषित नहीं किया, ये किसको देख के कहा जा रहा है? जिनकी ऊर्जा E2 बराबर क्या मिला? E1 मिला। और या फिर 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करेगा, ये किसको देख के कहा जा रहा है? जिनकी ऊर्जा हमको 0 मिली। ये केस नंबर 2 था। अब इन्होंने क्या किया? ऊर्जा को और बढ़ाया तो, लेकिन 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अभी कम रखा। तब क्या मिला? आप देखना। अब देखो, प्रवेशित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 का मान 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इन्होंने क्या किया? बढ़ाया। लेकिन अभी ऊर्जा 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम थी। तब क्या मिला? आप देखना, E2 बराबर आइदर E1 और E1 माइनस 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिसकी ऊर्जा E1 मिली, अब आप बताओ, निश्चित रूप से गुजरते समय पारे की वाष्प के परमाणु से टक्कर हुआ होगा, इसके बावजूद भी उनकी ऊर्जा कितनी मिली? E1 मिली। मतलब जितना प्रवेश करते समय थी पूरी की पूरी मिल गई। मतलब पारे की वाष्प के परमाणु से अगर टक्कर हुआ तो पारे के वाष्प के परमाणुओं ने उसकी ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया। डेल्टा E बराबर क्या? आइदर 0 और अच्छा, कुछ की ऊर्जा कितनी मिली? E1 माइनस 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली। तो जिनकी E1 में से 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट घटकर मिली, आखिर वो ऊर्जा कहां गई? पारे की वाष्प के परमाणु ने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो आप जानते हो डेल्टा E मतलब ऊर्जा का जो अंतर है आइदर 0 और 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि पारे की वाष्प के परमाणु ने, ठीक, या तो कोई ऊर्जा अवशोषित नहीं किया और या फिर 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित किया। ये केस नंबर 3 था। अब इन्होंने क्या किया? ऊर्जा को और बढ़ाया। अब जानते हो बढ़ा के कितना किया? अभी तक जो ऊर्जा थी 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम थी ना। अब इन्होंने क्या किया? प्रवेशित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बढ़ा के एग्जैक्ट 6.67 कर दिया, जो कि केस नंबर 4 में आप देखना। केस नंबर 4 ये सामने, प्रवेशित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आप देखो E1 बराबर कितना? 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब इन्होंने देखो पाया क्या? जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसकी ऊर्जा देखो E2 लिखा है, ठीक, बराबर आइदर E1 और 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0। अब निष्कर्ष आप निकालो, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसमें से जिसकी ऊर्जा E2 बराबर E1 थी, ठीक, जितनी ऊर्जा लेके प्रवेश किया था पूरी ऊर्जा के साथ निकला और निश्चित रूप से पारे की वाष्प के परमाणु से टक्कर होगा, क्योंकि बर्तन के अंदर आपका प्रकोष्ठ के अंदर भरा हुआ है वो। तो इसका मतलब कि पारे के वाष्प के परमाणु ने उसकी ऊर्जा को तनिक भी एब्जॉर्ब नहीं किया। जिसकी ऊर्जा E1 माइनस 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकली। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन जिन परमाणुओं से टकराया होगा उन्होंने क्या किया? उसकी 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को लूट लिया। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको बेहतर समझ में आ गया। अच्छा, और जिसकी ऊर्जा 0 मिली, इसका मतलब क्या हुआ कि पारे के वाष्प के जिन जिन परमाणुओं से टकराया उसने क्या किया? उसकी पूरी की पूरी ऊर्जा को हजम कर लिया। मतलब डेल्टा E बराबर कितना? 0 या फिर 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 क्यों? जिसकी ऊर्जा E1 मिली, जितनी ऊर्जा लेके घुसा था उतनी ऊर्जा लेके बाहर निकला, तनिक भी ऊर्जा में कमी नहीं आई और टक्कर जरूर हुआ होगा, तो पारे के वाष्प के परमाणु ने उसकी ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया। जिसकी ऊर्जा 4.86 घट गई, कहां गई? पारे के वाष्प के परमाणु ने क्या किया? अवशोषित कर लिया। जिसकी ऊर्जा यहाँ पे 0 मिली, कहां गई? पूरी की पूरी पारे के वाष्प के परमाणु ने उसको क्या किया? अवशोषित कर लिया। जिससे भी टकराया होगा उसने पूरा का पूरा उसका हजम कर लिया। ये देखा, तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि पारे की वाष्प का परमाणु या तो कोई ऊर्जा अवशोषित नहीं करेगा और या फिर अगर करेगा तो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा अवशोषित करेगा, और या फिर अगर करेगा तो 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करेगा। ये केस नंबर 4 था। अब इन्होंने क्या किया? ऊर्जा को और बढ़ाया। अभी तक कितना था? E1 बराबर 6.67 था। अब ऊर्जा को इससे क्या किया? और बढ़ाया।
तो केस नंबर 5 में देखना फिर कि इन्होंने क्या पाया। केस नंबर 5 में आप देख रहे हो ये कि प्रवेशित इलेक्ट्रॉन, यही है प्रवेशित इलेक्ट्रॉन, ठीक, इसकी ऊर्जा 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या किया, बढ़ाया, लेकिन 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रखा। क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे मिले जिनकी ऊर्जा E1 मिली, मतलब जितना प्रवेश करते समय ऊर्जा थी पूरी ऊर्जा के साथ वो बाहर निकले और निश्चित रूप से टक्कर हुई होगी। इसका मतलब कि पारे के वाष्प के परमाणु ने उनकी ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया। डेल्टा ई बराबर आइदर कितना, 0। कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन मिले जिनकी ऊर्जा E1 - 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली। इसका मतलब कि जिन जिन परमाणुओं से उनका टक्कर हुआ होगा पारे के वाष्प के परमाणु ने उनकी ऊर्जा में से 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को टैक्स के रूप में ले लिया, और जिनकी ऊर्जा E1 - 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली। इसका मतलब कि रास्ते में गुजरते समय पारे के वाष्प के जिन परमाणुओं से इनका टक्कर हुआ, पारे के वाष्प के परमाणु ने उनकी ऊर्जा में से 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। आप देखो ये, तो निष्कर्ष क्या निकला कि पारे के वाष्प का परमाणु या तो कोई ऊर्जा अवशोषित नहीं करेगा और या तो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करेगा या फिर 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करेगा। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, प्रवेशित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को और बढ़ाया। आप भी सोच रहे हो कि कितना बढ़ाएंगे, आप अंत तक बने रहो, 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक बढ़ाएंगे, उसी में कहानी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे प्रवेशित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ये कौन सा, केस नंबर 5 है। अब केस नंबर 6 पे चलते हैं। प्रवेशित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ाकर, ठीक, 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया। तब देखो क्या हुआ, अगले केस नंबर 6 में आप देखना। अब जब प्रवेशित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बढ़ाया और बढ़ा के कितना किया, 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया, तब देखो क्या क्या पाया। इन्होंने पाया कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और निश्चित रूप से चैम्बर के अंदर से निकले हैं तो रास्ते में इलेक्ट्रॉनों की क्या है, पारे के वाष्प के परमाणु से टक्कर जरूर हुई होगी। इन्होंने देखा कि उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनकी ऊर्जा कितनी मिली, E1, मतलब टक्कर होने के बावजूद भी पारे की वाष्प के परमाणुओं ने उनकी ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी मिले जिनकी ऊर्जा कितनी, E1 - 4.86 मिली। इसका मतलब कि पारे की वाष्प के परमाणुओं ने उनकी ऊर्जा में से 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। अब देखो डेल्टा ई का मान कितना, 4.86। फिर उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी मिले जिनकी ऊर्जा 6.67 मतलब क्या घटकर मिली, मतलब E1 - 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली। इसका मतलब कि पारे के वाष्प के परमाणु से जब उनका टक्कर हुआ तो पारे के वाष्प के परमाणुओं ने क्या किया, उनकी ऊर्जा में से 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। ये कुछ ऐसे भी मिले जिनकी ऊर्जा कितनी मिली, 0। इसका मतलब कि जब उनका पारे के वाष्प के परमाणु से टक्कर हुआ तो पारे के वाष्प के परमाणुओं ने उनकी पूरी ऊर्जा को क्या किया, हजम कर लिया। निष्कर्ष क्या निकला कि पारे के वाष्प का परमाणु या तो कोई ऊर्जा अवशोषित नहीं करेगा। हम ये किसको देख के, इनको देख के बोल रहे हैं, जिसकी ऊर्जा कितनी, E1 मिली। अच्छा, या फिर 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा अवशोषित करेगा, या फिर 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा अवशोषित करेगा, और या फिर 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करेगा। ये निष्कर्ष निकला। अब इन्होंने क्या किया, ऊर्जा को और बढ़ाया। किससे, 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ाया, लेकिन 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रखा। ठीक, अब आप देखो क्या होता है। ये केस नंबर 7। आप देखो E1 ग्रेटर देन 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट लेस देन 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब प्रवेशित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ाया, लेकिन 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अभी कम रखा। तब देखो क्या क्या होता है। E2 मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, अंदर पारे की वाष्प के परमाणु से लड़भिड़ के निकले, उनमें से कुछ ऐसे परमाणु मिले जिनकी ऊर्जा कितनी थी, E1 थी, मतलब उनकी तनिक भी ऊर्जा अवशोषित नहीं हुई। उनके लिए डेल्टा ई का मान कितना, 0। कुछ ऐसे भी मिले जिनकी ऊर्जा E1 - 4.86 मिली, मतलब वो अपनी ऊर्जा जितनी थी उनके पास उसमें से 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या गंवा चुके। कौन ले लिया, पारे की वाष्प के परमाणु ने ले लिया। तो आप जानते हो डेल्टा ई उनके लिए कितना, 4.86 हो गया। कुछ ऐसे भी मिले जिनकी ऊर्जा E1 - 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली, मतलब गुजरते समय पारे के वाष्प के परमाणु से जब टक्कर हुआ तो पारे के वाष्प के परमाणुओं ने उनकी ऊर्जा में से 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। ये हो गया। और कुछ ऐसे भी मिले जिनकी ऊर्जा E1 - 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली, मतलब कि जब वो भीतर से गुजरे पारे के वाष्प के परमाणु से टकराए तो पारे के वाष्प के परमाणुओं ने उनकी ऊर्जा में से 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। ये तो निष्कर्ष क्या निकला कि पारे के वाष्प का परमाणु या तो कोई ऊर्जा अवशोषित नहीं करेगा
और या फिर 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और या फिर 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करेगा। केस नंबर 7। अब आगे चलते हैं आखिरी केस, केस नंबर 8। आप जानते हो अभी तक ऊर्जा क्या थी, 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम थी। अब केस नंबर 8 में इन्होंने क्या किया, जो आखिरी केस है, कि ऊर्जा को और बढ़ाया, या तो बढ़ा के 10.4 कर दिया, और या फिर उससे अधिक किया। तब देखो क्या हुआ। अब देखो E1 इज ग्रेटर देन 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इक्वल टू 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ऊर्जा को बढ़ा के या तो 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया या उससे भी ज्यादा किया। तब जानते हो क्या पाया, एक अप्रत्याशित घटना मिली। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। मतलब कम इलेक्ट्रॉन घुसे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले। आप पूछोगे ये कैसे संभव है, कम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? तो निश्चित रूप से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो निकले, जानते हो कौन से इलेक्ट्रॉन है? वो पारे के वाष्प के परमाणुओं के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है। ऐसी दशा में क्या हुआ, देखो कम इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन गुजरे। इसका मतलब क्या हुआ कि पारे के वाष्प के जो परमाणु थे उन्होंने इतनी ऊर्जा एब्जॉर्ब कर लिया, इतनी ऊर्जा एब्जॉर्ब किया कि अब उनके ऊर्जा को हजम नहीं कर पा रहे। उनके बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन थे वो अपनी कक्षा को छोड़ छोड़ के बाहर निकलने लगे। जो इलेक्ट्रॉनों की जमात इधर से आ रही थी उसी में शामिल होने लगे। आप यूं कह सकते हो पारे की वाष्प के परमाणु यहां पे क्या आयनित हो गया, उसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन खुद अपनी कक्षा को छोड़ छोड़ के आपका बाहर निकलने लगा। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो निष्कर्ष क्या निकला। इस पूरे प्रैक्टिकल को आपने देखा, 8 केस में पूरे प्रैक्टिकल को हमने बांटा। अंतिम निष्कर्ष क्या निकला आप देखना कि पारे की वाष्प का परमाणु या तो कोई ऊर्जा अवशोषित नहीं करेगा, और या फिर अगर करेगा तो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा अवशोषित करेगा, और या फिर 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करेगा, या फिर 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और या फिर 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करके आयनित हो जाएगा। इसका मतलब कि पारे के वाष्प के परमाणु के अलग अलग किंतु नियत सुनिश्चित ऊर्जा स्तर होते हैं, जिसमें पारे की वाष्प के परमाणु का विविक्त ऊर्जा स्तर कहते हैं। जिसमें पहला ऊर्जा स्तर कितना है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब क्या, जब उसने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करी। दूसरा स्तर कितना है, 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला स्तर कितना है, 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला स्तर कितना, 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अंतिम स्तर जिसको आप क्या कहते हो, आयनन ऊर्जा स्तर, वो कितना, 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार से आपने पूरे प्रैक्टिकल में आपने देखा कि पारे की वाष्प के परमाणु के अलग अलग किंतु नियत ऊर्जा स्तर को आपने देखा, जिसको आप क्या कहते हो, पारे के वाष्प के परमाणु का विविक्त ऊर्जा स्तर कहते हो। और जिस प्रकार से पारे के वाष्प के परमाणु को लेकर पूरा प्रैक्टिकल किया गया, उसी प्रकार और भी कई पदार्थ हैं जिनकी वाष्प को लेकर गैसों के अंदर से गुजार के अगर हम चाहें तो अलग अलग हर पदार्थों के लिए विविक्त ऊर्जा स्तर को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद देखना इन ऊर्जा स्तरों को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। और जानते हो जब कोई परमाणु किसी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, परमाणु का संक्रमण, ट्रांजिशन ऑफ एटम। अब देखते हैं उत्तेजन विभव और आयनन विभव, ये क्या होता है, एक्साइटेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पहले उत्तेजन विभव समझते हैं। अब देखो वह न्यूनतम त्वरक विभव। आप पूछोगे त्वरक विभव क्या होता है, एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल। जानते हो इलेक्ट्रॉन को जब अंदर भेजेंगे तो हम बाहर से ऊर्जा देके तो भेजेंगे, बाहर से उसको एक्सेलरेट करके तब तो उसको भेजेंगे, तो वह त्वरक विभव, ठीक है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि जब वो इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराए तो टकरा के उसको उत्तेजित कर सके। तो उस न्यूनतम त्वरक विभव को हम क्या कहते हैं, उत्तेजन विभव, या उसका एक नाम और भी है ऊर्जन विभव। जैसे अभी जो पूरा प्रैक्टिकल आपने देखा पारे की वाष्प के परमाणु के लिए, पारे की वाष्प का परमाणु या तो कोई ऊर्जा नहीं लेगा, या तो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा लेगा, या 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा लेगा, या 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा लेगा, और या फिर 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को लेके और आयनित हो जाएगा। तो आयनित कितने पे हुआ, 10.4 पे। उसके पहले का जितना आपने देखा वो चाहे 8.80 रहा हो, चाहे 6.67 रहा हो, चाहे 4.86 रहा हो, ये सब उसका क्या है, उत्तेजन या ऊर्जन विभव। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप देखना उत्तेजन विभव वह न्यूनतम त्वरक विभव, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर सके, उस परमाणु का ऊर्जन या उत्तेजन विभव कहलाता है। और आयनन विभव क्या होगा, फिर वही काम, लेकिन अब उत्तेजन नहीं करना बल्कि उसको आयनित करा देना है परमाणु को। अब देखो वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु से टकराने पर उसको आयनित कर सके। आयनित करने का मतलब क्या हुआ कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। उस न्यूनतम त्वरक विभव को हम क्या कहते हैं, आयनन विभव। इस प्रकार से आपने उत्तेजन विभव और आयनन विभव भी आपने देखा, अक्सर पूछा जाता है उत्तेजन विभव से क्या समझते हो, आयनन विभव से क्या समझते हो। अब जितना आपने पूरा प्रैक्टिकल किया अभी तक, अब उसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है।
अभी हमने इसके पहले आपको बताया था, जब कोई परमाणु किसी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, परमाणु का संक्रमण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। जानते हो 2 प्रकार का ट्रांजिशन होता है, उत्सर्जन संक्रमण और अवशोषण संक्रमण। हम दोनों संक्रमण आपको दिखाने जा रहे हैं एक डायग्राम के माध्यम से। हम चाहते हैं डायग्राम पहले भी खींच सकते थे, लेकिन आपके सामने यहाँ पे खींचने जा रहे हैं क्योंकि हर एक स्टेप को आप समझो। आप देखना यहाँ पे हमने एक लाइन यहाँ पे खींचा एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे बराबर बराबर दूरी पे हमने कोई निशान लगाए और कुछ हमने मान लिया। देखो हम वाई एक्सिस पे क्या दिखाएंगे, ऊर्जा दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा। ठीक, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे क्या 2, तो 2 का मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे 4, 4 का मतलब क्या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे 6, 6 का मतलब क्या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे 8, 8 का मतलब क्या 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे 10 लिखा है, 10 का मतलब क्या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे 12 लिखा है, 12 का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसी प्रकार का डायग्राम यहाँ पर भी है। आप पूछोगे 2 डायग्राम क्यों है, इसलिए कि एक डायग्राम में हम अवशोषण संक्रमण दिखाएंगे और एक डायग्राम में हम उत्सर्जन संक्रमण दिखाएंगे। तो जैसे आपने देखा, पारे की वाष्प का परमाणु या तो कोई ऊर्जा नहीं लेगा, और जब कोई ऊर्जा नहीं लेगा तो वो इस स्टेट में रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या जीएस बोलते हैं, जी से ग्राउंड और एस से स्टेट, या हिंदी में कहते हैं निम्नतम ऊर्जा स्तर। अच्छा, उसके बाद अगर लेगा वो तो कितना 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा लेगा। तो हम एक लाइन यहाँ पे 4.86 पे खींचने जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ 4.86 कहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, बीचों बीच में आएंगे तो क्या 5 होगा, 5 से थोड़ा पहले। अब कोई नापना नहीं है, ठीक है, एक अंदाज से लाइन यहाँ पे खींचते हैं। आप देखना, ये लो, आप जानते हो 4 और 6 के बीच में क्या 5 होगा, 5 से जरा सा नीचे करके एक लाइन हमने यहाँ पे खींच दिया, ऐसे, ये ऐसे, और इसको हम जानबूझ के बाहर निकाल ला रहे हैं। और ये आपका हो गया 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका यहाँ पे क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अगला कितनी ऊर्जा लेगा, 6.67। तो आप देखो 6.67 कहाँ पे होगा, 6 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे, बीचों बीच में कितना 7 होगा। ठीक, और बीचों बीच में आओगे उन दोनों के मिड में आपका तो 6.5 होगा, 6.5 जरा सा ऊपर होगा। एक लाइन हमने यहाँ पे ऐसे खींच दिया, ऐसे, ये लो, ये यहाँ पे क्या 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। फिर अगला आपने कितना देखा था, 8.80, तो यहाँ पे कितना 8 है, यहाँ पे कितना 10 है, मिड में कितना 9 होगा, 9 से थोड़ा पहले। आप देखना, मिड से थोड़ा पहले यहाँ पे इस प्रकार से हमने दिखाया, ये ऐसे, और ये कितना 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10.4 लेके के आयनित हो जाएगा, तो 10 यहाँ पे, 10.4 थोड़ा सा ऊपर होगा, तो यहाँ पे हमने ये दिखा दिया, ये लो 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसी प्रकार से लाइन हम यहां भी दिखाने जा रहे हैं। आप देखना, इसी के सीध में हम यहां पे चले आए, ऐसे, ये लो, और यहां पे आओ, उसी के सीध में हम यहां आ रहे हैं, ये लो, यहां पे आप देखना, ये ऐसे, और उसी प्रकार से यहां पर ऐसे, ये, ठीक। फिर वही आप देखना, इसको हम इधर लाए, यहाँ ये और ये ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे कितना 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे कितना 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, यहाँ पे कितना 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, यहाँ पे कितना 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, और यहाँ पे कितना 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो। अब कोई नापा नहीं, अंदाज से खींच दिया गया। अच्छा, उसके बाद फिर देखना, परमाणु सामान्य दशा में, सामान्य दशा का तात्पर्य क्या, जब उसने किसी प्रकार से ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया तो किस स्टेट में होगा, इसमें ग्राउंड स्टेट में। उसने 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, तो यहां से कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। उसको हमने तीर के चिन्ह के द्वारा एरो मार्क ऐसे दिखा दिया, ठीक। और जिन परमाणुओं ने 6.67 एब्जॉर्ब किया था वो यहां से कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर, ये लो, यहां पे। जिन परमाणुओं ने 8.80 एब्जॉर्ब किया था वो कहां पहुंच जाएंगे, यहां पे, ये लो, ठीक। और जिन परमाणु ने 10.4 एब्जॉर्ब किया था वो कहां पहुंच जाएंगे, यहां पे, ऐसे। आप पूछोगे इसको डॉटेड क्यों दिखाया, तो एक विशेष प्रकार का स्तर है, यानी यहां पे जानते इतनी ऊर्जा पाने के बाद वो परमाणु नहीं रह जाएगा, अब वो आयन बन जाएगा, आयनित हो जाएगा, इसलिए थोड़ा अलग प्रकार से डॉटेड लाइन से दिखा दिया गया। और जितने भी तीर के चिन्ह यहाँ पे दिखाए गए, सारे तीर के चिन्ह यहाँ पे संक्रमण को दर्शाते हैं, ट्रांजिशन को दर्शाते हैं। और कौन सा संक्रमण, अवशोषण, क्योंकि ये जानते हो तीर का चिन्ह तब मिलेगा जब परमाणु ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। और किसका परमाणु, पारे की वाष्प का परमाणु। इसके पहले हम समझा चुके हैं, कोई दूसरा अगर आप परमाणु लेके प्रयोग करते हो
तो इसी प्रकार से ऊर्जा स्तर मिलेंगे, वैल्यू अलग अलग होगी। अब जानते हो इसको हम क्या बोलते हैं, जीएस मतलब ग्राउंड स्टेट। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ईएस मतलब प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर। इसको हम बोलते हैं सेकेंड ईएस मतलब द्वितीय उत्तेजित ऊर्जा स्तर। और इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड ईएस मतलब तृतीय उत्तेजित ऊर्जा स्तर। और इसको हम क्या बोलते हैं, आईएस। आईएस का मतलब का आयोनाइजेशन स्टेट, आयनन ऊर्जा स्तर। जब कोई परमाणु किसी हायर स्टेट में पहुंचता है तो अधिक देर तक नहीं ठहर पाता है, मैक्सिमम 10 की घात -8 सेकंड, आप कल्पना करो कितना कम समय है, तक ही ठहरकर और पुनः वापस अपेक्षाकृत नीची कक्षाओं में लौट आता है। और जानते हो वापस लौटते समय ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। भाई जो यहां पे उसने हजम किया है उसको बाहर निकालेगा भी तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, आप सुनो, यहां पे ग्राउंड स्टेट है जिसको हम क्या बोलते हैं, निम्नतम ऊर्जा स्तर। यहां पे परमाणु देखो कहां कहां से आ सकता है। तो एक तो परमाणु यहां से आ सकता है, देखो ये ऊपर आयोनाइजेशन स्टेट से ऐसे, एक यहां से आ सकता है, एक यहां से आ सकता है और एक यहां से आ सकता है, ये लो। अच्छा इसमें देखो परमाणु कहां कहां से आ सकता है, एक यहां से आ सकता है, एक यहां से आ सकता है और एक यहां से आ सकता है। आप देखना, फिर आप यहां पे आओ, देखो परमाणु कहां कहां से आ सकता है, एक यहां से मतलब कहां, आयोनाइजेशन स्टेट, और एक यहां से आ सकता है, ये लो। ठीक, यहां पे देखो परमाणु कहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, ये लो। ठीक, जानते हो इसको हम क्या कहते हैं, n बराबर 1, इसको हम क्या कहते हैं, n बराबर 2, इसको हम कहते हैं n बराबर 3, इसको हम कहते हैं n बराबर 4 और इसको n बराबर इनफाइनाइट बोलते हैं। ये आपका आयनन ऊर्जा स्तर है। अब जितने भी तीर के चिन्ह हैं, सारे तीर के चिन्ह यहाँ पे क्या संक्रमण को दर्शाते हैं। ये कौन सा संक्रमण है, उत्सर्जन संक्रमण। और जब कोई भी संक्रमण होगा, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, कोई भी आपका संक्रमण होगा तो परमाणु ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। किस रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। हम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो कोई संक्रमण हमको चाहिए, मान लो इसका ये छोटा वाला, ये हमको ज्ञात करना है कि जो उत्सर्जन हुआ उसका तरंगदैर्घ्य कितना होगा, उसकी आवृत्ति कितनी होगी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जो उत्सर्जन होगा। तो आप एक काम करो, यहां का ऊर्जा स्तर ले लो, कितना है 4.86, यहां का ऊर्जा स्तर ले लो कितना 6.67। आप 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को घटा दो तो आप जानते हो ऊर्जा निकल आएगी, जो फोटोन उत्सर्जित होगा उसकी ऊर्जा निकल आएगी। और आप जानते हो फोटोन की ऊर्जा E बराबर कितना होता है, h न्यू, और जहां पे न्यू बराबर क्या होता है, c/λ। तो इस प्रकार से अगर आप चाहो तो उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा निकाल सकते हो। अगर आपसे कोई कहे उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा बताओ इनके लिए, तो आप एक काम करो, कहां से शुरू हुआ 6.67 पे, कहां खत्म हो रहा है 4.86 पे, 6.67 में 4.8 से घटा दो, जितना निकल के आएगा वो क्या होगा, उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा होगी। अच्छा कोई पूछे उसका आवृत्ति क्या होगा, उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो E बराबर के h न्यू लगा दो तो न्यू का मान निकल आएगा, उसकी आवृत्ति निकल आएगी, और न्यू की जगह पर c/λ रख दो, उसका तरंगदैर्घ्य निकल आएगा। हर एक का आप यहाँ पे पोस्टमार्टम आप कर सकते हो, विश्लेषण जिसको हम कहते हैं। इस प्रकार से आपने देखा। अच्छा एक जानकारी और आपको दें, देखो यहां पर भी संक्रमण देख रहे हो, यहां पर भी संक्रमण देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, अवशोषण संक्रमण, और इसको हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन संक्रमण। डायग्राम में आप देख रहे हो उत्सर्जन संक्रमण की संख्या क्या बहुत ज्यादा है और उसकी तुलना में अवशोषण संक्रमण की संख्या कम है। अक्सर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या अधिक क्यों होती है अवशोषण संक्रमण से। इसका आंसर हम बताएं, देखो अवशोषण संक्रमण जब कभी भी शुरू होगा तो ग्राउंड स्टेट से होगा, कभी भी किसी एक्साइटेड स्टेट से इसकी शुरुआत नहीं होगी। परमाणु ऊर्जा तभी अवशोषित करेगा जब वो ग्राउंड स्टेट में होगा, किसी एक्साइटेड स्टेट में होगा तो ऊर्जा का अवशोषण नहीं करेगा। आप भी घर में जब नाराज होते हो तो मम्मी चाहे आपको लाख मनाए, आपका खाना नहीं खाते हो, खाना तभी खाते हो जब कूल टाइम हो। तो उसी प्रकार परमाणु भी करता है, जब कूल डाउन होता है मतलब क्या ग्राउंड स्टेट में होता है तभी ऊर्जा का अवशोषण करेगा, किसी एक्साइटेड स्टेट में अगर होगा तो ऊर्जा का अवशोषण नहीं करेगा। लेकिन उत्सर्जन की बात हो तो उत्सर्जन किसी भी स्टेट से, हायर स्टेट से शुरू करके और किसी भी लोअर स्टेट में हो सकता है। तो इसीलिए आपका अवशोषण संक्रमण की संख्या क्या होती है, कम होती है, और उत्सर्जन संक्रमण की संख्या सदैव अधिक होती है। इस वीडियो को आपने देखा, हमें नहीं पता कि हमारी मेहनत आपके लिए लाभदायक है कि नहीं है, पता तब चलेगा जब आप कमेंट करोगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर अपने जितने भी क्लासमेट हैं उन तक हमारी वीडियो, इस लिंक को आप जरूर पहुंचाना। और भी आपको कौन से टॉपिक चाहिए जो आपको कठिन लगते हो और इसी प्रकार का आपको लेक्चर चाहिए तो कमेंट में वो टॉपिक भी आप हमको लिख के दिया करो।
जिससे कुछ टॉपिक पर भी वीडियो आपके लिए बना सकें। अभी आप वेट करो, ये आपका स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति चैप्टर जो आपका है, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, उसका लेक्चर नंबर 1 है। अभी इसमें लेक्चर नंबर 2 मिलेगा, लेक्चर नंबर 3 मिलेगा, और हम कोशिश करेंगे लेक्चर नंबर 4 में पूरा का पूरा न्यूमेरिकल इस चैप्टर का जितना भी होगा वो भी आपका लगवाएंगे। चारों लेक्चर अगर आप देखोगे ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, चाहे आप कंपटीशन में बैठो, चाहे अपने बोर्ड के एग्जाम में आप बैठो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपका इस चारों लेक्चर में मिला के आपको उसका आंसर आपको मिल ना जाए। इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो, आप यूं कह सकते हो लेक्चर नंबर 2 में हम आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताने जा रहे हैं। तमाम सीरीज आपने नाम सुना होगा, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, ये सब श्रेणियां क्या होती हैं, तरंगदैर्घ्य कैसे ज्ञात करेंगे, आप लेक्चर नंबर 2 जरूर देखना। बल्कि हम तो कहेंगे जितने भी आपके इस चैप्टर के लेक्चर हैं सारे लेक्चर को आप मौका निकाल के आप जरूर देखना, ये पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा।